हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। अक्टूबर 2023 में जब से हालिया इजराइल फ़िलिस्तीन जंग शुरू हुई है, उसके फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़रिए इजराइल के साथ मुकम्मल यकजहती दिखाने वाले ट्वीट के बाद से ही भारत में फ़िलिस्तीन की हमदर्दी और इजराइल के ख़िलाफ़ किए जाने वाले प्रोटेस्ट और मीटिंग्स करना बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन कुछ लोगों और तंजीमों ने फिर भी प्रोटेस्ट मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस की हैं। हाल ही में 30 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में फ़िलिस्तीन के साथ एकजुटता के लिए एक कॉन्फ्रेंस की गई। ये पिछले 14 महीने की इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दौरान बहुत कम मौक़ों में से एक था जब राजधानी में इस सतह की कॉन्फ्रेंस हुई हो। ये कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के मुख्तलिफ सेक्शंस के एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत रजिस्टर्ड के ज़रिए की गई। इस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर उपेंद्र यादव, भारत फ़िलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम के प्रेसिडेंट और साबिक़ MLA डॉक्टर सुनीलम, सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ MLA प्रोफेसर संदीप पांडे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्सपर्सन सैयद कासिम रसूल इलियास, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और साबिक़ IAS अफसर हर्षमंदर और मशहूर राइटर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर अचिन विनायक ने अपने ख्यालात पेश किए। मिल्ली गज़ट अखबार के एडिटर और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत रजिस्टर्ड के सदर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान थे। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान, डॉक्टर सुनीलम और कासिम रसूल इलियास की तकरीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक और एपिसोड में कुछ और तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएं। आइए सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। 1920s और 30s में हिंदुस्तान के लोगों ने फ़लस्तीन की बहुत तायद की, जबकि बड़ा मसला बना हुआ था ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के बाद। वहाँ पर दुनिया भर से ला ला के यहूदियों को बसाया जा रहा था, तो बड़ा हंगामा मचा हुआ था। हमारे लोगों ने बहुत उस पर हिस्सा लिया। यहाँ से गए, कॉन्फ्रेंसेस में गए, उनको यहाँ बुलाया, यहाँ से उनके लिए पैसे भेजे गए, बहुत कुछ किया। उसमें हमारे उस ज़माने के लोग, आजकल के लोग तो भूलते जा रहे हैं। एक मौलाना बहुत ही बड़े लीडर, बल्कि कहा जाता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इतने बड़े लीडर थे। आपको बताता हूँ मैं कि एक बार वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उसी डब्बे में आकर के महात्मा गांधी बैठे और उनके मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जेब में यहाँ कुछ रखा हुआ था, यहाँ पे उनकी शेरवानी में। तो उन्होंने मजाक करते हुए पूछा कि इसमें क्या रखा हुआ है, तो उन्होंने कुछ बताया। तो महात्मा गांधी ने कहा, नहीं, यहाँ तो गांधी को होना चाहिए आपकी, जिसके अंदर इतनी बड़ी उनकी शख्सियत थी। और वो उन्होंने इतनी फ़लस्तीन के लोगों की मदद की थी कि जब वो उनका इंतकाल हुआ, जब वो 1931 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर वो गए थे। उन्होंने अपना जुमला कहा था कि मैं एक ग़ुलाम मुल्क वापस नहीं जाना चाहता, ये उन्होंने कहा था। और वहीं उनका इंतकाल हुआ। फ़लस्तीन के लोग उनको लंदन से लेकर कायरो, सिकंदरिया और ला करके जेरूसलम में, जो मस्जिद अक्सा है जेरूसलम में सबसे जो सेक्रेड स्पॉट है मस्जिद अक्सा, उसके कैंपस के अंदर उनको दफन किया। आज भी वो वहीं पे दफन है। तो हमारा उनसे बड़ा ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ इंसानियत का भी है कि जो फ़लस्तीन में जो बातें हुई, आप सब लोग कुछ ना कुछ जानते ही हैं, किस तरह से लाके वहाँ पे यहूदियों को बसाया गया। भाई उनकी वहाँ पे एक तरह से उनकी अक़ीदत है, मैं उसका बिल्कुल एतराफ़ करता हूँ, ये अक़ीदत है, वो होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब नहीं होता कि हम जाके कब्ज़ा कर लें। मेरी अक़ीदत मक्का मदीने से तो मैं जाके कब्ज़ा कर लूँगा, या किसी जो है बांग्लादेश के किसी हिंदू की अक़ीदत काशी से और मथुरा से तो आगे यहाँ कब्ज़ा कर ले, ऐसा नहीं होता। आप आइए, रुकिए और उसको और वहाँ से फिर अपना जो भी स्पिरिचुअल जो आपको जो उसमें फ़ायदा मिलता है वो लेकर के जाइए। तो हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने, बल्कि हुकूमत बनने से पहले से, महात्मा गांधी का बहुत मशहूर कौल है। उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का वैसे ही है जैसे कि इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है, जिस तरह से कि फ्रांस फ्रांसीसियों का है। ये महात्मा गांधी ने फ़लस्तीन में इसराइल बनने से पहले कहा था ये बात। उनके पास बहुत से यहूदी आए थे एक डेलीगेशन लेकर के कि साहब आप हमारी तायद कीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, गलत काम मैं नहीं कर सकता,
आप जो है अपने अपने मुल्क में रहिए, वहाँ जाइए, अपने विज़िट कीजिए, वो ठीक है, लेकिन ये कि आप उस पर कब्ज़ा करें और वहाँ के लोगों की जगह पे आप ले लें उसको। और हुआ यही है, बाद में देखा, आप लोगों ने जानते ही होंगे कुछ न कुछ कि सन 48 में किस तरह से एक तरह से एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ। उस वक्त वहाँ पर यहूदी एक तिहाई थे, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ने, जो कि उस वक्त एक छोटा सा इदारा था, आजकल जितने बहुत से मेंबर्स हैं, 200 मेंबर आज हैं, उस ज़माने में ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ ही मेंबर थे, उन्होंने बैठ करके उसको डिवाइड कर दिया पैलेस्टाइन को। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में डिवीज़न कहीं है ही नहीं है, आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी कंट्री को, लेकिन उन्होंने डिवाइड कर दिया और 56% यहूदियों को दे दिया, 56%, जबकि वो 1/3 थे। 1/3 तो उनको 33% देना चाहिए था, 56% दे दिया। बाकी लोगों को जो है उन्होंने 44% दिया, जो कि 2/3 थे। तो उसके बाद फिर वहाँ पे छोटी सी जो है वहाँ पे एक जंग भी हुई, एक तरह से खाना जंगी जिसे कहते हैं, एक सिविल वॉर हुई है। उसके बाद जो यहूदियों थे उन्होंने अपना स्टेट भी बना लिया, इसराइल का नाम रख दिया, और उस स्टेट ने 78% पे कब्जा कर लिया फ़लस्तीन के। मतलब क्या बचा? 22% बचा। जो आज जिसे आप गज़ा देखते हैं और वेस्ट बैंक देखते हैं और जो ईस्ट जेरूसलम देखते हैं, ये सब मिला के 22% है फ़लस्तीन का। अब बहुत लंबी कहानी, मैं उसको तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि फ़लस्तीनियों ने उसके बावजूद भी समझौता करने की कोशिश किया। ओस्लो अकॉर्ड्स क्या चीज़ है जो 1992-93 में हुआ? ओस्लो अकॉर्ड्स यही है कि फ़लस्तीनियों का कोई बात नहीं है, जो हमारा 22% है वही हमको दे दो, हमारे लिए काफ़ी है। और वहाँ की कुछ लोग थे, जैसे वहाँ के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राबीन थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने भी जाके मुआहदा किया और जाकर के अमेरिका के और ओस्लो अकॉर्ड्स यानी नॉर्वे है, नॉर्वे के ने बड़ी मदद की इसके अंदर, एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे में ये था कि 6 साल के अंदर पैलेस्टीनियन स्टेट, सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट कायम हो जाएगी 6 साल में। आज कितने साल हुए? 32-33 साल हुए, नहीं कायम हुआ। उसकी वजह क्या हुई कि वहाँ पर ऐसे लोग भी थे, कुछ लोग थे जो चाहते थे यहूदियों में भी कि कुछ काम बात हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि नहीं भाई, हमको जो है फ़लस्तीन का एक हिस्सा भी नहीं देना, सब का सब इसराइल है। उन लोगों ने राबीन को, जो प्राइम मिनिस्टर था, उसको मार डाला, कत्ल कर दिया उसको। और उसके बाद जो गवर्नमेंट आई है लिकुद की, जिसके कि मिस्टर नेतन्याहू हैं, इन लोगों का पहले दिन से ये था कि हमको फ़लस्तीन में कोई भी अरब हुकूमत, फ़लस्तीनी हुकूमत नहीं बनने देना है। बनेगी तो सिर्फ एक म्यूनसिपलिटी रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी। और बनने से पहले, बहुत से लोग नहीं जानते, बनने से पहले इन्होंने प्लान बना लिया था कि हम ओस्लो अकॉर्ड को नाकाम करेंगे। एक डॉक्यूमेंट है, उसका नाम है क्लीन ब्रेक, अभी सर्च कर लीजिए नेट पे, आपको मिल जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा हुआ उसको, क्लीन ब्रेक। ये कोई 31-32 साल पहले की बात है, जो न्यू कॉन्स अमेरिका में है, उनके एक थिंक टैंक ने उनको एक डॉक्यूमेंट बना के दिया कि किस तरह से ओस्लो अकॉर्ड को नाकाम करो, और इस तरह नाकाम करो कि सारा इल्ज़ाम फ़लस्तीनियों पे जाए। तो वही काम मिस्टर नेतन्याहू उसके फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर बने, और तब से कुछ न कुछ करके प्राइम मिनिस्टर ही हैं। इन लोगों ने उसको बिल्कुल नाकाम किया, और वो फ़लस्तीनी स्टेट जो 6 साल में बननी थी, वो आज तक नहीं बनी है। आज जो फ़लस्तीनी स्टेट है वो एक म्यूनसिपलिटी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। गज़ा का मुहासरा 2006 से पूरी तरह से ब्लॉकेड, फुल ब्लॉकेड गज़ा का चल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने वो सब नहीं होने दिया। अब ये इल्ज़ाम दिया था कि फ़लस्तीनी नहीं चाहते, तो भाई 2006 में हमास तो इलेक्शन में आई थी ना, हमास के आदमी हनिया जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसी ओस्लो अकॉर्ड के तहत बने थे। मतलब ये उन्होंने कबूल किया ओस्लो अकॉर्ड को, उसी में वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने मिल करके उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप चलने दी, उनको निकाल दिया उनको, और उनको बाहर कर दिया। तो वो लोग चाहते थे। अब जो बात की जाती है कि 7 अक्टूबर को उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया, ये बात किसी तरह से मानी जा सकती है एक हद तक कि 7 अक्टूबर को, लेकिन 7 अक्टूबर जो था वो 7 अक्टूबर को नहीं शुरू हुआ। 7 अक्टूबर के पीछे 75 साल की तारीख है। उनको 70% फ़लस्तीनियों को रिफ्यूजी बनाया गया, उनके 78% को कब्जा किया गया। उसके बाद 67 में जो बाकी जो 22% था उस पर भी कब्जा किया गया। उनको आज़ादी नहीं मिली है। उनके एक बड़े हिस्से का जो गज़ा है उसको पूरा फुल ब्लॉकेट कर रखा है। उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद वो मुज़ाहमत तो करेंगे ना वो।
तो वो उन्होंने जो किया, और फिर ये जो रेजिस्टेंस है या राइट टू रेजिस्ट ऑक्यूपेशन के अंदर, ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये माना जाता है, ये हक दिया जाता है ऑक्यूपाइड जो भी नेशंस हैं या कंट्रीज़ हैं, उनको ये हक है कि वो लड़ें और अपनी आज़ादी को लें। तो जो उन्होंने किया कोई गलत नहीं किया था, लेकिन उसके बाद इसराइल ने जो किया वो तो आप सब लोगों को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह से उसको तबाह कर दिया गया गज़ा को। आज गज़ा की ये तो 2-3 महीने पहले की रिपोर्ट है, आज मैं नहीं जानता, 70% वहाँ की बिल्डिंगें तोड़ दी गई, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का तोड़ दिया गया, वहाँ का न बिजली तोड़ दी गई, वहाँ का यानी सीवर लाइन तोड़ दी गई, इंटरनेट तोड़ दिया गया, पानी तोड़ दिया गया। अब सारे लोगों को, तकरीबन 90% लोगों को घरों से निकाल के मजबूर करके टेंटों में रहने दिया। अब वहाँ पे कोई टॉयलेट तो है नहीं, वहाँ पानी नहीं है, खाना पीना बंद कर रखा है, दवाएं बंद कर रखी हैं, सारे अस्पताल तोड़ दिए हैं उन्होंने, एक अस्पताल बाकी नहीं है। उस पर मार के साहब इसमें हमास लोग रहते हैं, हमास कहाँ गए? इससे पहले भी इंटरनेशनल जो मीडिया है वहाँ कुछ लोग जा भी चुके हैं जो हैं, उन्होंने कहा भाई शिफा अस्पताल जो सबसे बड़ा था, वहाँ तो कोई भी हमको नज़र नहीं आया कोई भी वहाँ पे कोई हमास का आदमी हो, कोई इस तरह से हो। लेकिन उन्होंने सारी जो है अस्पताल तोड़ दिए। गज़ा में 11 यूनिवर्सिटियाँ थी, हर यूनिवर्सिटी को उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, तोड़ दिया। आज कोई यूनिवर्सिटी वहाँ खड़ी हुई नहीं है। 800 मस्जिद, 800 मॉस्क तो उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। कभी कभी आपने फ़ोटो भी देखा होगा वीडियोज़ के अंदर, किस तरह से खड़ी मस्जिद है और 1 सेकंड के अंदर वो नीचे जा रही है। वो उन्होंने 8-9 चर्चेस को, जिसके अंदर एक चर्च जो है बहुत ही पुराना 1800 साल पहले 1800 मतलब 18 सेंचुरीज पहले बना हुआ था, दुनिया के जो करीब तरीन चर्चेज में है, वो चर्च भी तोड़ दिया उन्होंने सारे स्कूल तोड़ डाले। अनरवा जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, उसके फैसिलिटीज़ को तकरीबन ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो बहुत सा उन्होंने ये जुल्म किया जो कि दुनिया में होता नहीं है और तवक्को भी नहीं थी, और इसकी वजह से दुनिया का माहौल इसराइल के ख़िलाफ़ हो गया। आप उसकी तरह जानते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में गया मामला, वो भी आप जानते हैं। आज जो है इसराइल के 2 बड़े बड़े लीडर हैं, वज़ीर आज़म नेतन्याहू साहब और जो उनके अभी साबिक हो गए जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर गैलेंट, जोआब गैलेंट, उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। तो ये सब उन्होंने किया है, लेकिन अमेरिका के चूँकि पूरी अंधी तायद उनको मिली हुई है, इसलिए ये सब जारी है। तो आज जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं इसी के बारे में गौर करने के लिए, और यहाँ से ये भी एक मैसेज देने के लिए कि हिंदुस्तान के लोग आज भी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, आज भी मजलूमों के साथ खड़े हैं। आज भी जो दुनिया, पूरा साउथ, आज देखिए पूरा साउथ जो है, नॉर्थ भी बड़ी हद तक आज जो है, कितने नॉर्थ के लोगों ने, कंट्रीज़ ने आज फ़लस्तीन को एज ए स्टेट मान लिया है, कितने लोगों ने ताल्लुकात उनसे तोड़ लिए हैं, कितने लोगों ने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए हैं। तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन साउथ कम से कम जो है पूरी तरह मुत्तफिक है कि हम जो है इसराइल की जो जुल्म है उसको बर्दाश्त नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि इसराइल मौजूद ना रहे, इसराइल रहे, लेकिन इसराइल जो है फ़लस्तीनियों को भी उनका हक दे, फ़लस्तीनियों को वो जायज़ हक दे जो कि एक नहीं बल्कि कई सौ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली की रेजोल्यूशंस के तहत जो सब हुकूक माने गए हैं कि फ़लस्तीनियों का यह हक है। लेकिन इसराइल नहीं मानता उसको, वो अमल नहीं करता उस पर, इसलिए कि उसको अमेरिकन वीटो मिला हुआ है। कहीं भी कुछ मसला होता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका वीटो ले खड़ा है। अपने लिए वीटो इस्तेमाल नहीं करता अमेरिका, इसराइल के नंबर 1 वीटो इस्तेमाल करता है। तो ये सब बहुत सी बातें हैं। आज ये हम यहाँ पे जमा हुए हैं, एक तो ये कि फ़लस्तीन की मज़लूमियत के बारे में ही बात करेंगे, दूसरे यहाँ से एक मैसेज भी जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के अवाम जो है वो फ़लस्तीन के साथ हैं। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस मौके पर इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीलम ने भी बहुत ही अहम बातें कहीं। देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मंचासीन साथियों और फ़लस्तीनी नरसंहार का विरोध करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए आप सभी साथीगण, मैं यहाँ पर जो मंच पर हैं, अभी कई साथियों की बात हो गई, लेकिन आयोजका का तो मैं धन्यवाद देना ही चाहता हूँ, और विशेष तौर पे उपेंद्र यादव जी का मैं इसलिए स्वागत करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने जब यहाँ पर
तमाम सारे कार्यक्रम पिछले 2 महीने में 25 से ज़्यादा कार्यक्रम देश भर में इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम से किए। और जब आपकी पार्टी के साथ में इनके इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं अर्जुन थापा, उनके साथ बात हुई और नेपाल के अंदर क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में जब हम लोगों ने माननीय उपेंद्र जी से, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नेपाल के, और मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सरकार लगातार रही है और सबसे मजबूत पार्टी है, और जनता समाजवादी पार्टी का के आप सदर हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। जब आपसे बातचीत हुई तो सिलसिला शुरू हुआ और 23 तारीख को एक कार्यक्रम काठमांडू में हुआ जिसमें 12 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, केवल रूलिंग पार्टी शायद नहीं आई थी उपेंद्र जी, लेकिन बाकी सभी महत्वपूर्ण पार्टियां नेपाल की राजनीति के अंदर ताकत रखने वाली, वो सब वहां पर हाजिर हो गई। और वहां पर सिविल सोसाइटी के कोलिशन के 6 से ज्यादा ऐसे समन्वय काम करते हैं, वो भी हो गए। मुझे लगता है कि भारत से बड़ी गोलबंदी जिस व्यक्ति के कारण से हुई वो यहां पर है, और इसलिए मैं उनका विशेष तौर पर स्वागत करना चाहता हूं। ये भी कहना चाहूंगा कि जो नेपाल सरकार है, उस सरकार का इजराइल के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, और इसलिए जब बातचीत शुरू हुई थी तो हम तो बहुत ही एक तरीके से नाउम्मीदी के साथ में बातचीत हमने शुरू की थी। और आप क्योंकि समाजवादी हैं, इसलिए इनसे कहा कि भाई रेत से भी तेल निकालने वाले लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश इनने बनवा ही लिया, तमाम सारे बड़े बड़े काम वहां पर कर ही डाले। तो हमने सोचा कि शायद कुछ मामला आगे बढ़ जाए, और इतना आगे तक बढ़ गया। और इसलिए मैं यहाँ पर जब ये कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की ओर से हो रही है, और जब उन्हें जानकारी मिली कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, तो उन्होंने, जफरुल्लाह साहब ने जो है आपको इनवाइट किया, आप यहाँ पर पहुँचे, इसलिए आपको मैं विशेष तौर पर आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, हमारे साथी फिरोज मीठी बोरवाला को यहाँ पहुँचना था, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन इस समय वो काराकास में हैं, और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, आपको मालूम है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो, उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें 23 देशों के नुमाइंदे पहुंचे, सरकार की तरफ से बुलाई। ये आप समझिए कि किसी मुस्लिम कंट्री ने या किसी अरब मुल्क के किसी ऐसे देश ने जो फिलिस्तीन का समर्थन करता हो, उसने नहीं बुलाई, वेनेजुएला ने बुलाई। और आपको मालूम है कि वॉर क्राइम का जो केस लेकर के गया, वो कोई मुस्लिम देश लेके नहीं गया, वो साउथ अफ्रीका लेके गया। ये बातें इसलिए जरूरी हैं ध्यान में रखना, क्योंकि लोग इस पूरे सवाल को केवल और केवल मुसलमानों को के साथ जोड़ के देखते हैं। और इसीलिए इस सवाल को जब मैं कई कार्यक्रम किए फिलिस्तीन के एम्बेसडर साहब के साथ, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये धार्मिक सवाल नहीं है। जैसा अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि ये इस सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है, जहां पर कि 23 लाख में से अब तो वो संख्या 3 लाख तक पहुंच गई है। उनको हलाक करने का काम, खत्म करने का काम, हत्या करने का काम, घायल करने का काम किया गया। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम जो लोग यहां पर बैठे हैं वो जरूर इस बात की कल्पना करें कि आप जहां पर रहते हैं उस जगह के ऊपर बम गिरा दिया जाए, जहां पर आपका बच्चा स्कूल जाता है उस स्कूल के ऊपर बम गिरा दिया जाए, दोनों जगह पर जो लोग घायल होकर अस्पताल में पहुंचे उसके ऊपर बम गिराने का काम कर दिया जाए।
जो एम्बुलेंस आती है उसको टारगेट करके उसको भी खत्म कर दिया जाए, जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है उसको भी मार दिया जाए। मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर नाम तो सबसे ज्यादा हिटलर का है, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि हिटलर से भी बड़ा खूंखार अगर कोई तानाशाह या सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए दरिंदा जो पैदा हुआ है, उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। यह बात इन्हीं शब्दों में कही जानी चाहिए, क्योंकि हिटलर ने किया था, गैस चैम्बर में एक साथ हजारों लाखों लोगों को खत्म किया। लेकिन यहां पर तो चुन चुन के एक एक आदमी को, जिस तरीके से अस्पतालों को और जिस तरीके से स्कूलों को और एक एक इलाके को खत्म किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जो इस समय वारंट निकला है, हमारे देश में तो अडानी के वारंट की चर्चा हो रही है केवल उपेंद्र साहब, लेकिन पूरी दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट की चर्चा हो रही, और उसकी गिरफ्तारी हो, कैद हो, इसकी भी मुहिम पूरी दुनिया के अंदर तमाम सारे मुल्कों के अंदर लोग चलाने का काम कर रहे हैं। हमको उस तरीके का बड़ा समर्थन देश के अंदर नहीं मिला, लेकिन पूरी दुनिया में जो शांति प्रेमी लोग हैं, जो लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं, जो लोग फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ में खड़े हुए हैं, उनके द्वारा लाखों लाख लोगों के मोर्चे अमेरिका और यूरोप के अंदर भी निकालने का काम किया जा रहा है। इतिहास को लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि वियतनाम में अमेरिका ने क्या कुछ किया था। और तमाम सारी किताबें मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था कि मतलब एक एक जिसे कहते हैं मिसाइल से एक एक घर को टारगेट बनाने का काम किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया था वियतनाम में। लेकिन क्या हुआ, वियतनाम से लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में क्या किया था, वहां से लौटना पड़ा। इराक में क्या किया था, वहां से लौटना पड़ा। और ईरान को आंखें दिखाने का तो काम हो गया, वहां पर हमला हो गया, लेकिन उसके ऊपर उससे आगे बढ़ने की हिम्मत दुनिया के अंदर जो इस समय सबसे ताकतवर धुरी बनी हुई है, अमेरिका, इजराइल और यूरोप के तमाम देशों की, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। समय बदल रहा है। अभी अगर हिजबुल्लाह के साथ में अगर समझौता करना पड़ा है, पीस अकॉर्ड करना पड़ा है, युद्ध विराम करना पड़ा है, तो मैं इसे इजराइल की सबसे बड़ी हार मानता हूं, क्योंकि वो लड़ने की स्थिति के अंदर नहीं थे। हम लोगों को मतलब बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने इजराइल के दांत खट्टे करने का काम किया और झक मार करके उन्हें युद्ध विराम करना पड़ा, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दुनिया के अंदर जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, भारत ने शायद 1974 के अंदर पीएलओ का समर्थन कर दिया था और फिर बाद में 80s के अंदर जो है फिलिस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दिया। लेकिन अभी जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कोई भी प्रस्ताव आ रहा है तो 146 देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो संदीप पांडे साहब, आप जो कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो दिन बहुत ज्यादा दूर है कि जब फिलिस्तीन स्टेट को जो है यूनाइटेड नेशंस को भी रिकॉग्नाइज करके मेंबर स्टेटस उसको देना पड़ेगा। ये परिस्थिति पूरी बन रही है। साथियों, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट ने कहा, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन इज वेनेजुएला एंड वेनेजुएला एंड जेरूसलम इज काराकास एंड काराकास इज जेरूसलम। द फ्रीडम ऑफ फिलिस्तीन और ऑफ वेनेजुएला is against fight against colonialism, Zionism, Nazism and imperialism. It is one.
जो लड़ाई खुद वेनेजुएला के लोग लड़ रहे हैं और जो लड़ाई फिलिस्तीनियों द्वारा लड़ी जा रही है वो एक ही लड़ाई है। इस बात को एक देश का राष्ट्रपति बोलने का काम कर रहा है, उसको जरूर इस कॉन्फ्रेंस से सलाम करने का काम करना चाहिए। बहादुर लोगों के साथ में जाकर के लड़ नहीं सकते तो कम से कम उनको सलाम तो पेश हम लोग जरूर कर सकते हैं, जरूर हमें करना चाहिए। यहां पर साथियों मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं, मुझको भी ये मौका मिला, आप संदीप जी ने सुना दिया तो मैं भी थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूं। मुझे भी जो है गाजा जाने का, उस समय वेस्ट बैंक भी जाने का और रामल्ला के अंदर यासिर अराफात से मिलने का मौका मुझे मिला है। और एक बार मिला, उस समय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ, दुनिया के समाजवादियों के युवा संगठन का मैं वाइस प्रेसिडेंट था, तो उनका एक डेलीगेशन गया था फिलिस्तीन के अंदर और उस समय यासिर अराफात साहब से मुलाकात हुई। फिर 97 में जब वो भारत आए तब भी यहां पर डेलीगेशन मिला। मेरा कहना यह है कि जो बहादुर लोग हैं उनका समर्थन तो बहादुर लोगों को करना ही चाहिए। अब जब जिक्र आ गया है ना, अभी मोहम्मद अब्बास साहब का जिक्र आ गया, तो हमारे मोदी जी ऐसे हैं कि इस समय वो नोबेल प्राइज के चक्कर में लगे हुए हैं। पांडे जी, आप कुछ भी करवा लो उनसे, क्योंकि अब 3 बार प्रधानमंत्री तो बन गए, अब उनका जो ख्वाब बचा है वो है नोबेल प्राइज का। और इसीलिए कभी पुतिन के पास जाते और कभी जो है वो पहुंच जाते हैं यूक्रेन में, और फिर कभी जो है वो अब्बास साहब से गले मिलते हैं, है ना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब्बास साहब भी 8 बार आ चुके हैं, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी 8 बार आ चुके हैं। और आप अगर आजकल तो गूगल बाबा ही सब बताते हैं, उसमें अगर आप डाल के देखेंगे तो तमाम सारे एक्सचेंजेस जो चलते रहे हैं फिलिस्तीनियों और भारतीयों के बीच में वो जारी हैं। मेरा कहना यह है, इसके बावजूद भी ऐसा कैसे वातावरण बन गया कि लोग कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस तो यहीं पर हुई पिछले ही महीने, इसी बगल में हरकिशन सिंह सुरजीत भवन है, पूरे देश के लेफ्ट के लोगों ने और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों ने मिलकर के वहां पर कॉन्फ्रेंस की थी। उसी समय जो है ये हम लोगों का गालिब भवन जो है, गालिब भवन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि दोनों के अंदर मैं गया था इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। बेंगलोर के अंदर, चेन्नई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, भोपाल के अंदर, बहुत छोटे छोटे शहर के अंदर भी कॉन्फ्रेंसेस इस समय देश के अंदर चल रही हैं। ये बात अलग है। हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं जिनकी सरकार है कर्नाटक में, वो नाराज नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों ने कर्नाटक के अंदर जब कार्यक्रम किया तो कर्नाटक के अंदर हमारे को पहले अनुमति दी गई और बाद में अनुमति रद्द कर दी गई, तो एटक के ऑफिस में हमको कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और आपको मालूम है कर्नाटक के अंदर 54 केस रजिस्टर हैं, केवल और केवल ये आप वहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें किसान संगठनों ने फिलिस्तीन के संघर्ष का समर्थन किया। फिर हमारे मित्र हैं एक BR पाटिल साहब हैं, तो कांग्रेस के MLA, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, वो भी आ गए। तो हमने कहा कि भाई यहां पर जो फिलिस्तीन का झंडा पकड़े उसी को बंद कर देती है सरकार। तो हमने वो जो वहां पर कंसल्टेंट है, मतलब चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, मिस्टर BR पाटिल, MLA भी हैं, तो उन्हीं को झंडा पकड़ा दिया और उन्हीं के साथ में हम लोगों ने पूरे फिलिस्तीन के समर्थन में और जो इजरायली नरसंहार है उसके खिलाफ में नारे लगाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको लगता है कि बहुत केवल कुछ मतलब मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं। आप ये सोचिए, बेंगलोर के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल देश में आंदोलन चल रहा है वो बेंगलोर में चल रहा है, और उस आंदोलन में सब बिलो 25 ईयर्स, 25 साल के नीचे के छात्र छात्राएं हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं,
जहां पर यह हथियार बन रहा है, बेंगलोर के अंदर जहां से भेजा जा रहा है, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग तो प्रस्ताव भी पारित नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन वहां पर उन जगहों पर जाकर, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, जहां पर हथियार मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहां पर भी विरोध करने का काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है, एक फिल्म फेस्टिवल मुंबई में होने वाला था इजराइल का, और एक बिजनेस समिट होने वाला था बेंगलोर। दोनों जगह पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने का काम युवाओं के द्वारा किया गया है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं नाउमीदी कहीं पर देखता हूं तो मुझे लगता है कि लोगों को समाज की सृजनशीलता के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। दुनिया की जितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं और जीती गई हैं, वो पार्टियों ने नहीं लड़ी हैं, वो जनता ने लड़ी हैं, और जनता ने ही जीतने का काम किया है। और आप इस देश के अंदर भी देख लीजिए, 42 का मूवमेंट देख लीजिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला। कांग्रेस के सब लोग तो जेल में चले गए थे। किन लोगों ने लड़ा था उस पूरी लड़ाई को? और उसके बाद में आप ये 74 की लड़ाई को देखिए, छात्रों ने लड़ा था, है ना। नेतृत्व तो स्वाभाविक तौर पे समाज में जिसका एक्सेप्टेंस होगा, जैसे 74 में जेपी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का था, 42 के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, या उस समय उषा मेहता या अच्युत पटवर्धन या यूसुफ मेहर अली, उन लोगों का था। लेकिन लड़ाई तो जनता ने लड़ने का काम किया था। तो हम लोग तो केवल इतना ही काम कर सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है फिलिस्तीनियों के पक्ष में, हम उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम हम करें, और लोगों को यह बताने का काम करें कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग शांति को पसंद करते हैं, सौहार्द को पसंद करते हैं, लोकतंत्र को पसंद करते हैं, वो सब लोग फिलिस्तीन के और फिलिस्तीनियों के साथ में खड़े हुए हैं। मैं ये मान करके चलता हूं कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा जब आपको युद्ध विराम की खबर आपको सुनने मिलेगी, क्योंकि अंदर से बहुत जबरदस्त विरोध पैदा हो गया है। और ये भी लोगों को मालूम है, जो लोग वहां की पॉलिटिक्स को जानते हैं, फॉलो करते हैं इजराइल की, उन्हें मालूम है कि बेंजामिन नेतन्याहू केवल और केवल भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसने के बाद में जेल जाने से बचने के लिए यह युद्ध को चलाने का काम कर रहा है। ये सब लोग जानते हैं। और वहां पर जैसे पाकिस्तान में अगर किसी पार्टी को जिंदा रहना है तो उसे कश्मीर की बात करती रहनी पड़ती है, भले ही कुछ हो या ना हो। ऐसे ही मामला वहां पर भी है। और आपने अभी अमेरिका का पूरा चुनाव देख लिया। अमेरिका के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के हारने का, जो बाइडेन के हारने का एक बड़ा कारण और मुख्य कारण फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ हुआ उसमें इजरायलियों का साथ देना है। और इसीलिए डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि जब सत्ता का ट्रांसफर हो उसके पहले पहले मामला बन जाए, पहले पहले युद्ध विराम हो जाए। और ट्रंप भी ये चाहते हैं कि ये सब मैं जब से सत्ता संभालूं, क्योंकि दोनों ने कमिटमेंट किया हुआ है कि वो लोग सीज फायर करने का काम करेंगे। भले ही पूरा रसद वो ही देते हो, पूरे की पूरी लड़ाई जो है वो लड़ने का काम अमेरिका के पैसे से ही और उसके हथियारों से ही हो रहा हो, लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स का भी ये दबाव है कि झक मार करके युद्ध विराम करना होगा। मुझे लगता है कि ये जो कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है, इस पूरी लड़ाई को हम लोग मजहबी लड़ाई की जगह पर, जिस तरीके से हम लोगों ने, हम कॉलोनी थे, हम उपनिवेश थे, हमने अपने आप को आजाद करने का काम किया था और उस लड़ाई में पूरी दुनिया ने हमारा साथ दिया था, तो उसी तरीके से पूरी दुनिया के लोगों को कॉलोनियलिज्म के खिलाफ में, एक ये जो साम्राज्यवाद है इसके खिलाफ में, या एक कहा जाए कि जो इलीगल लैंड ग्रैब है, क्योंकि हम लोग तो किसानों में काम करते हैं और भू अधिग्रहण को लेकर ही दिन रात लगे रहते हैं, है ना। तो इससे बड़ा भू अधिग्रहण जबरदस्ती, फोर्सफुली तो दुनिया के अंदर कहीं पर हुआ ही नहीं है। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड के खिलाफ में पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, वैसे मुझे लगता है कि ये जो अपार्थाइड है इसके खिलाफ भी
गोलबंदी करने की हम लोगों को ज़रूरत है। और मैं एक बार आभार भी मानता हूं और बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दिल्ली के अंदर तमाम सारे ऐसे संगठन हैं, सिविल सोसाइटी के भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी। हम लोग अगर पूरी तैयारी के साथ में एक कार्यक्रम करेंगे, अगर आप ही ये इनिशिएटिव लें कि सबको एक जगह पर ले आएं, जिन लोगों ने अलग अलग किस्म से कॉन्फ्रेंसेस करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव आपका है उसके बहुत सारे नतीजे जरूर निकलेंगे। आपने मेरी बात को सुना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन जनाब कासिम रसूल इलियास ने इस मौके पर इजराइल फिलिस्तीन मामले के तारीखी पहलुओं पर रोशनी डाली। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जनाब सदर, डायरेक्ट पे तशरीफ फरमा, दीगर मौजूद हज़रात, बुजुर्गों और भाइयों, ख़वातीन हज़रात, उससे पहले डॉक्टर इस्लाम खान साहब ने और उसके बाद अचीन नाजी ने फ़लस्तीन की जो तारीख़ है उस पर सरसीब आपके सामने रखी। मैं समझता हूँ कि जब से दुनिया में सिविल राइट्स की बातें होने लगी है, जब से इंसानी हुकूक की बातें होने लगी है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर इससे बड़ा अलमिया, इससे बड़ी ट्रेजेडी ह्यूमन राइट्स की, सिविल राइट्स की शायद ही कहीं पाई जाती। यूरोप ने, अमेरिका ने साजिश करके 1948 में एक नाजायज़ वजूद फ़लस्तीन की सरजमीन पर बाहर से लाकर यहूदियों को बिठा दिया। और 1948 से जो कुछ भी माहदे हुए, 1948 से हम देख रहे हैं कि जो असल आबादी है फ़लस्तीन की, उसको किस तरह खदेड़ते अब इस वक्त में वो 2 जेलों में बंद है, ओपन जेल है। दुनिया की तारीख में शायद ऐसी यूनिक चीज़, ऐसी मुनफरिद बात शायद ही कहीं पाई जाती कि दो लोग, जो 2 फ़लस्तीनियन वेस्ट बैंक में और गाज़ा में रहते हैं, उनके दरमियान भी कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वो जाना चाहें गाज़ा से वेस्ट बैंक और वेस्ट बैंक से गाज़ा, तो बग़ैर इसराइल की परमिशन के जा नहीं सकते। दुनिया के मुल्कों से उनका कोई राब्ता नहीं है। आज जो जंग जारी है, इसको मैं जंग भी नहीं कहना चाहता हूँ, ये एक साइड एक तरफा जेनोसाइड है जो इस वक्त में हो रहा है। ये बात कही जाती है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था वही दरअसल इस पूरे सिनेरियो की शुरुआत है। तो जो लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं इसराइल के एक्शन को, तो वो साथ साथ दोनों को कंडेम करते हैं। वो कहते हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है और उसके जवाब में जो कुछ इसराइल कर रहा है वो भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन आप वो पूरे 1948 से लेकर अब तक जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसको भूल जाते हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो फ़लस्तीन की गाज़ा की ज़रूरत थी। जब दुनिया उन मज़लूमों से बेनियाज हो जाए, उनके सेहत पे कोई असर ना पड़े, उनके साथ, उनके हुकूक के साथ जो खिलवाड़ होता रहे, और फिर आप जानते हैं कि एक और वाक़या होने वाला था जो 7 अक्टूबर ने इसको हॉल्ट कर दिया। वो वाक़या था सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की हमवारी का। 7 अक्टूबर का वाक़या न होता तो शायद दुनिया ये भी देख लेती कि जो मुस्लिम ममालिक के अंदर, जो मुस्लिम ममालिक का सरबराह बनता है सऊदी अरब, वो इसराइल को, यानी ये कि उस पूरे इलाके में इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लिया जाता ऑफिशियल। फिर जो कुछ हो रहा है, 48 यानी 45-46 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं अब तक, जिसमें 1/3 आबादी जो है ख़वातीन की और बच्चों की है। आप जाकर देखिए 23 लाख लोग जिस मुल्क में रहते हों, अब उनके यहाँ कोई घर सलामत नहीं है, सब लोग सड़क पर आ गए।
पूरी बिल्डिंगें मिस्मार हो गई है। खाना पानी के लिए जो रास्ते थे उसमें भी इसराइल ने पहरे लगा दिए। उन तक खाने की चीजें नहीं पहुंच रही है, ह्यूमन एड नहीं पहुंच रही है। यूनाइटेड नेशन कई बार कह चुका है, इससे पहले के जितने रेजोल्यूशन है उसको इसराइल ने कभी माना नहीं है। ओस्लो एकॉर्ड हुआ था जिसका जिक्र इससे पहले हो चुका है, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई, लेकिन अब 2 स्टेट सोल्यूशन की कोई बात नहीं करता है। दुनिया की तारीख में इससे बड़ा जेनोसाइड, यानी इस तरह का कि एक स्टेट पूरी दूसरी आबादी पर बराबर बम्बार्डमेंट कर रही है, ये जंग नहीं है। जंग तो फौजों के दरमियान होती है, जंग तो 2 मुल्कों के दरमियान होती है। एक ऑक्युपाइड आबादी के ऊपर आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ऊपर से बसलसल, बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल तबाह हो रहे हैं, स्कूल तबाह हो चुके हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल्स पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, ह्यूमन एड के जितने सेंटर्स हैं उन पर बम्बार्डमेंट हो रहा है। गजा के बॉर्डर, यानी जो बॉर्डर है गजा और मिस्र के दरमियान, इजिप्ट के दरमियान, उस बॉर्डर से भी अब एड जाने के लिए इसराइल की परमिशन दरकार है। और इसराइल अब ये कह रहा है कि हम इस आबादी को, गजा में जो लोग रहते हैं उनको यहाँ से निकाल देना चाहते हैं, वो चले जाएं मिस्र में। पैकेज भी ऑफर किए गए। तो ये जो सिचुएशन है कि एक तरफ जुल्म है, एक तरफ ऑक्युपाइड नेशन है, और वो एक तरफा तौर पे अपने मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों को मुसलसल बम्बार्डमेंट कर रहा है, और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी। तो ऐसा लगता है कि भाई हम किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या हम वाकई सिविलाइज्ड दुनिया में रह रहे हैं? क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है? अब ये सब चीजें बेमाना होकर रह गई। वही अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स का बड़ा सरखील बनता है, वही यूरोप जो ह्यूमन राइट्स का बड़ा सरखील बनता है, लेकिन इसराइल के साथ, इसराइल जो कुछ कर रहा है फलस्तीन पे, उनकी आवाज नहीं उठती है, बल्कि वो इस दरमियान बराबर सप्लाई जारी रखते हैं। उनको हथियार की सप्लाई जारी है, उनको टेक्नोलॉजी की सप्लाई जारी है, और कोई एक कोशिश इस बात की नहीं हो रही है कि साहब इस जंग को खत्म होना चाहिए। हमारे मुल्क ने 1992 तक, 1992 तक इसराइल से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाए थे, इसलिए हमारा मुल्क इसराइल को एक ऑक्युपाइड नेशन समझता है। 92 में पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए। अब वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ते बढ़ते स्ट्रेटेजिक रिलेशन तब्दील हुए। अफसोस की बात यह है कि अचिन बनार्जी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस जंग के दौरान भी हमने इसराइल को सिर्फ मजदूर नहीं भेजे, हमने आर्म्स भी सप्लाई किए। ये वो गरीब उनका तादाद है कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम दोनों से बराबर के रिलेशंस रखना चाहते हैं। पहला मुल्क है हिंदुस्तान जिसने इसराइल को तो यहाँ पे दूतावास कायम करने नहीं दिया था, लेकिन फलस्तीनियन को, PLO को यहाँ पे अपना कॉन्सुलेट बनाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप यूक्रेन और रशिया के दरमियान तो मध्यस्थता करने के लिए बहुत उतावले हैं, वहां जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, 2 बार हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, लेकिन एक बार भी लिप सर्विस के तौर पे, जबानी जमा खर्च के तौर पे भी कभी ये नहीं कहा इसराइल को क्या वो उसे रुक जाना चाहिए, इनके दरमियान मामला होना चाहिए, सीजफायर होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और फिर हम देख रहे हैं कि दुनिया के दीगर मुल्कों में, यानी ठीक है मुल्क हुक्मरान जो भी कर रहे हैं उस मुल्क के रूलर्स, लेकिन हम ये देखते हैं कि अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में सिविलियंस सड़क पर खड़े हुए हैं, वो फलस्तीनी के हक में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये तो यहाँ पहला, शायद बहुत दिनों के बाद ये पहला प्रोग्राम हो रहा है जो यहाँ पे फलस्तीन की हिमायत में किया जा रहा है। एक प्रोग्राम हमने किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसके बाद से अगर कोई प्रोग्राम या कोई धरना, कोई मुजाहरा करना है उसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है कि पूरी दुनिया इस जेनोसाइड को अपनी आंखों से देख रही है,
किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, शेरखार बच्चे अभी पैदा हो गए, चंद सांसें नहीं दी, दुनिया से खत्म कर दिए गए। इस सब के साथ साथ दो बातें ऐसी हैं जो हमें सोचने मजबूर करती है कि ऐसी कौम भी दुनिया में आज की तारीख में बसती है कि यानी इसराइल ने कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं की, जमीनी सतह की जंग हो या आसमान से बरसाने वाली बम्बार्डमेंट हो, लेकिन आज तक 7 अक्टूबर से आज तक 14 महीने के बावजूद भी वो अपने हॉस्टेजेस को आजाद नहीं करा सकता। ये भी एक हकीकत है। ये इसराइल का सबसे बड़ा फेल्यूर है। इतनी बड़ी ताकत है, उसके पीछे इतनी ताकतें खड़ी हुई है, इतना बम्बार्डमेंट है, इतनी फौजी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक वो अपने जो कैदी हैं, जो लोग कैद किए गए हमास के जरिए से, उनको आज तक रिहा नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि इस हमास को सरेंडर होने पर मजबूर नहीं कर सका या वो हमास को तलाश नहीं कर सका। सब खो डाला है, हॉस्पिटल तबाह कर दिए, सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन आज तक वो पता नहीं लगा सकता। दूसरी काबिल जिक्र बात यह है कि दुनिया की तारीख में शायद ऐसी जाली बहादुर कौम देखने को नहीं मिलेगी जिनके सामने उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनकी औरतें शहीद हो रही हैं, खत्म कर दिए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि हम सरेंडर कर देंगे, घुटने टेक देंगे इसराइल के सामने। कोई ये नहीं कहता है कि हमारे इस पूरी फ्लाइट के लिए, हमारी इस पूरी सिचुएशन की हमास जिम्मेदार है। क्या होगा अल्टीमेटली ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कि जिस हौसले की, जिस इस्तकामत की, जिस सब्र की, जिस डिटर्मिनेशन की, जिस कुव्वत की का मुजाहरा फिलिस्तीनियन ने किया है, उन्हें सलाम करने को दिल चाहता है कि वो इस सब के बावजूद उनके सामने लाशें पड़ रही हैं, उनकी कब्रें तैयार हो, उनके बच्चे दफन हो रहे हैं, लेकिन वो तैयार है। ये कहा जा रहा था कि हमास के लोगों ने लोगों को छोड़ दिया है लड़ने के लिए और पीछे हट गए, छुप गए, लेकिन दुनिया ने देखा कि वो सामने से याह्या सिनवार की जिस तरह से मौत हुई वहां पे सामने, जिस तरह से वो शहीद किए गए। फिर यही नहीं कि सिर्फ यहां पे जाके आपने इसराइल में गजा में जाके बम्बार्डमेंट किया। हमास का लीडर इस्माइल हानिया ईरान के दौरे पे जाता, ऑफिशियल दौरा था, डिप्लोमेटिक दौरा था, वहां पे जाके जो है बमबार्ड करके मार दिया गया। तो ये जो जारहियत है, ये जो अग्रेशन है, ये जो एक जुल्म है एक तरफ है, इस जुल्म की पूरी दुनिया को एक होकर मजम्मत करनी चाहिए। क्या अगर आज दुनिया की ताकतें चाहे यूरोप चाहे मुस्लिम ममालिक चाहे, जैसा अभी आपने जिक्र किया, अगर आप चाहते तो हथियार, आपने पहले कल किसी वक्त किसी जमाने में तेल की ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज हम देखते हैं कि अरबों ने भी सिवाय लिप सर्विस के और कुछ नहीं किया। तो ये अगर मुस्लिम ममालिक चाहे, यूरोप चाहे, अमेरिका चाहे, तो ये जंग आज रुक सकती है, ये जेनोसाइड आज खत्म हो सकती है, आज सीज़फायर हो सकता है। लेकिन ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम गाजा के वजूद को मिटा दें यहाँ पे। और पूरा जो आपने कहा कि इसराइल यूनाइटेड नेशन में अपना नक्शा नहीं देता है, लेकिन उसकी जो पार्लियामेंट है, सेनेट जो है, उसके ऊपर जाकर देखिए आप, पूरा ग्रेटर इसराइल का नक्शा लगा हुआ है, जिसमें मक्का मदीने तक की जो है उसकी सरहदें जाती है। उसके अज़ाइम बहुत क्लियर है, वो सेटिस्फाई नहीं है उसे उस छोटे से खित्ते पर, तो पूरे इलाके को हड़प करना चाहते हैं। तो ऐसी दुनिया की जारह कौम जब तक बाकी रहेगी, वो सिर्फ उस खित्ते के लोगों के लिए खतरा नहीं है, गज़ा के लोगों के लिए, बल्कि वो पूरे इलाके के लिए। अगर ये जंग आज वसी होती है, और तो आप देखते हैं कि लेबनान, सीरिया, ईरान और वो सब उसकी लपेट में आ जाते हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आर्म्स की जो रेस चल रही है, बड़ी ताकतों के सामने इंसानी हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की, इंसानों की जान माल की कोई हैसियत नहीं है। उनके सामने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके सामने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो उस पूरे खित्ते में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अपना एक खंजर गाड़ के रखना चाहते हैं इसराइल की शक्ल में, और इसीलिए वो पाल रहे हैं इसराइल। मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो अहिंसा की बात करता रहा है, हमारा मुल्क जिसने बहुत पहले स्टार्टिंग में ही कहा था, जिस तरह इंग्लैंड, ब्रिटेन, बरतानिया के लोगों के लिए, उसी तरह फलस्तीनियंस के लिए, हम समझते हैं कि हमारे मुल्क को क्लियर रोल प्ले करना चाहिए, आगे आना चाहिए, और यहाँ की जितनी सिविल सोसाइटी है बशमूल मुसलमानों के, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, इस मुल्क पर दबाव डालना चाहिए कि वो इस पूरे मामले के अंदर एक अपना क्लियर रोल प्ले करे, अगर वाकई वो विश्व गुरु बनने का आज़म रखता है। शुक्रिया। आज की मीडिया स्टार वर्ल्ड की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।